नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर के, ठीक है, समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? तो एमए थर्ड सेमेस्टर समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर बात करने वाले हैं। बात करें पेपर नंबर 1 का नाम, मेरे प्यारे दोस्त, है आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत। क्या नाम है? पेपर नंबर 1 का नाम आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। ये आप ध्यान दे दीजिएगा। आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हों, अगर आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र है, तो आप वहाँ का सिलेबस उठा के ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, ढलले के साथ तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं है तो ज़रूर देख लीजिए कहीं पेपर नंबर 2 का नाम, पेपर नंबर 3 या पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको तो ये लगेगा कि सर ने पढ़ा रखा है, आज जो पेपर आएगा चीर देंगे, फाड़ देंगे। लेकिन जब वहाँ पर आप बैठेंगे तो देखेंगे सर का बताया हुआ एक भी प्रश्न आपके सामने नहीं दिखाई देगा। फिर आप सोचेंगे कि सर आपने क्या पढ़ा दिया, एक भी प्रश्न नहीं आया था। तो वहाँ पर सर की बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, क्योंकि सर बार बार बोल रहे थे कि आपको क्या करना है, एक बार सिलेबस से जरूर मिला लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है या नहीं है। ठीक है, बात करते हैं इसमें कुछ हम प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग 100% आपकी परीक्षा में आने तय हैं। बस इनको आपको क्या करना है, याद कर लेना है, रट लेना है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लगातार परीक्षाओं में हर वर्ष पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ज्ञान का अर्थ संक्षेप में बताइए। ठीक है ज्ञान का जो अर्थ है उसे हमें संक्षेप में बताना है। देखिए, किसी भी चीज़ का अगर आपको अर्थ जानना है तो अर्थ जानने के कई तरीके होते हैं। पहला शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, वो शब्द से हम उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। दूसरा संकुचित अर्थ होता है, ठीक है। तीसरा व्यापक अर्थ होता है। चौथा जो होता है आपका, वो सामान्य अर्थ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 3-4 अर्थ इसके होते हैं। तो यहाँ पर इसने संक्षेप मतलब संकुचित अर्थ के बारे में आपसे पूछा है। तो बात करते हैं ज्ञान के संक्षेप में, संक्षेप वाले अर्थ के बारे में। तो आप हेडिंग डालेंगे ज्ञान का अर्थ। इसमें आप लिखेंगे ज्ञान का आशय वस्तुओं या विषयों की जानकारी जो मन या विवेक में होती है। बोध लोक व्यवहार में शरीर की वह चेतना शक्ति जिसके द्वारा जीवों, प्राणियों आदि को अपनी आवश्यकताओं और स्थितियों के अनुसार अनेक प्रकार की अनुभूतियों और अपने अनेक प्रकार की अनुभूतियों और सब बातों का परिचय होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हो सकता है कि इतनी सारी चीज़ें मैंने बोल दी, आपके दिमाग के ऊपर से निकल गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि जो ज्ञान का आशय है मेरे प्यारे दोस्त, वो इससे लिया जाता है कि जो वस्तु होती है या विषय होता है, जब उसकी जानकारी जो है हमारे मन या विवेक को होती है, कोई भी वस्तु है या विषय, उसकी जानकारी जब हमारे मन को या विवेक को होती है, वही आपका मेरे प्यारे दोस्त क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। ज्ञान का आशय उसी से लिया जाता है। आगे लिखते हैं कि बोध लोक व्यवहार में, ठीक है। बोध लोक मतलब जब आप किसी चीज की जानकारी हो, बोध उसको कहते हैं, बोध होना, ठीक है। लोक व्यवहार में शरीर की वह चेतना शक्ति जिसके द्वारा, मतलब कह रहे हैं शरीर के अंदर हमारी वही चेतना शक्ति पाई जाती हैं, ठीक है, जिसके द्वारा जीवों प्राणियों, मतलब जीव जो होते हैं और जो प्राणी होते हैं, जीव प्राणी मतलब एक ही बात हुई, जीवों प्राणियों आदि को अपनी आवश्यकताओं और स्थितियों के अनुसार, मतलब जो उनकी नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं और जो स्थितियां होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनके अनुसार अनेक प्रकार की अनुभूतियां, मतलब समझ रहे हो ना, वो जो फील करते हैं, अनेक प्रकार की अनुभूतियां, अनुभूति को आप कह सकते हैं यहाँ पे फीलिंग्स कह सकते हैं, ठीक है। तो अनेक प्रकार की अनुभूतियों और सब बातों का परिचय होता है। जो कई सारी वहाँ पे अनुभूतियां जो होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनसे परिचय होता है। और साथ साथ जितनी भी बातें होती हैं, सबसे जब परिचय होता है, वही ज्ञान का अर्थ कहलाता है। ठीक है, तो आई होप ये इतना आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहली बार में नहीं समझ में आया, लेकिन दूसरी बार में आराम से समझ में आ गया होगा। अगर पहली बार में ना आए तो कोई दिक्कत मत लीजिएगा, आप वीडियो को दोबारा देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, आराम से समझ में आ जाएंगी। 2 से 3 बार देखेंगे तो सारी चीज़ें रट जाएंगी, याद भी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं कि ज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए विद्वानों ने इसके दो प्रमुख प्रकारों को भी स्पष्ट किया है। कितने? 2 प्रमुख प्रकार बताए हैं। पहला निरपेक्ष ज्ञान और दूसरा आपका सापेक्ष ज्ञान, जिनका तात्पर्य वस्तुओं एवं विषयों की वास्तविक समझ से होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं। पहले ज्ञान का अर्थ बता दिएगा, फिर कहिएगा कि कई सारे विद्वान ऐसे रहे हैं जिन्होंने इनको 2 भागों में, प्रमुख भागों में बांटा है। पहला निरपेक्ष ज्ञान और दूसरा आपका सापेक्ष ज्ञान। ठीक है,
चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तो दूसरा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि ज्ञान समाजशास्त्र की परिभाषा बताइए। क्या बताना है आपको? ज्ञान समाजशास्त्र की परिभाषा बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ज्ञान का तात्पर्य वस्तुओं एवं विषयों की व्यवहारिक समझ से होता है। मतलब कह रहे हैं जो कोई भी वस्तु है, जो कोई भी विषय है, उसकी जब आप व्यवहारिक समझ अपने अंदर पैदा कर ले जाते हैं, जो आपको व्यवहारिक समझ हो जाती है उसकी, ठीक है, वही आपका ज्ञान कहलाता है। सूचनाओं को ग्रहण करना ही ज्ञान नहीं होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पे सूचना होती हैं, सूचनाओं को ग्रहण करना ही ज्ञान नहीं होता है। जैसे आप रख सकते हैं कि आग पे कोई चीज़ रखने से गर्म हो जाती है, तो आपको ये चीज़ें पता होगी, तो ये ज्ञान नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं जब तक उसका बोध ना हो उसे ज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अब उसका बोध भी होना आपको आवश्यक है। जैसे आपको पता चला कि आग पर कोई भी चीज़ रखने से गर्म हो जाता है। अब आपने एक लोटा पानी लिया और क्या किया, उसकी आग के ऊपर डाल दी, तो अब आग तो भाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी जलना, ठीक है। क्योंकि आपको तरीका नहीं पता था, आपको ये पता था कि आग के ऊपर कोई भी चीज़ डालो तो वो गर्म हो जाती है, तो आपने पानी डाला, वो तो बंद हो गई, ठीक है, जलना ही बंद हो गई। तो उसका तरीका भी बोध होना चाहिए आपको कि कैसे क्या करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो। एक्चुअल ज्ञान वही होता है, ठीक है, वही बता रहे हैं। आगे लिखते हैं, कुछ विद्वानों ने इसकी निम्न परिभाषाएं दी हैं। जैसे पहले आपके आ जाते हैं SR रंगनाथन के शब्दों में देखें तो उन्होंने बताया है कि ज्ञान सभ्यता, ठीक है, ज्ञान सभ्यता संरक्षित, ठीक है, ज्ञान सभ्यता संरक्षित सूचना का समग्र योग होता है। क्या होता है? जो ज्ञान होता है वो सभ्यता संरक्षित जो सूचना होती है मेरे प्यारे दोस्त, उन्हीं का समग्र योग होता है। ये आपके कौन कहते हैं? SR रंगनाथन जी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे आपके आ जाते हैं JS सेरा जी के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि ज्ञान बौद्धिक पद्धति द्वारा निष्पादित प्रक्रिया का परिणाम है। मतलब कह रहे हैं जो ज्ञान होता है वो बौद्धिक पद्धति, मतलब बुद्धि की जो हमारी जो बौद्धिक सिस्टम होता है, आप कह सकते हैं माइंड सिस्टम जो होता है आपका, बौद्धिक पद्धति जो होता है, उसके द्वारा निष्पादित, मतलब उसके द्वारा कुछ प्रक्रियाएं जो है क्या की जाती हैं, निष्पादित मतलब प्रत्यक्ष की जाती हैं, हमारे सामने रखी जाती हैं, उन्हीं का परिणाम क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? ज्ञान होता है। ये आपके कौन कहते हैं? JS सेरा महोदय जी कहते हैं। तीसरे आपके आ जाते हैं प्लेटो महोदय जी। उन्होंने बताया है कि ज्ञान चिर सत्य है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? ज्ञान चिर सत्य है जिससे कृत्य अथवा अकृत्य की समझ की जाती है। क्या की जाती है? कृत्य अथवा अकृत्य की समझ की जाती है। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। ये वही चिर सत्य है, ठीक है। ये कौन कहते हैं? तो प्लेटो महोदय जी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर यहीं पर आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कार्ल मैनहीम। क्या मेरे प्यारे दोस्त? कार्ल मैनहीम का संक्षिप्त जीवन परिचय आपको यहाँ पे देना है, मतलब छोटे में बताना है इनके जीवन काल के बारे में थोड़ा बहुत जो कुछ भी आप जानते हो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो कार्ल मैनहीम थे मेरे प्यारे दोस्त, ये हंगरियन समाजशास्त्री हैं। कौन से हैं? हंगरियन समाजशास्त्री हैं। इन्होंने अपनी प्रखर बुद्धि से समाजशास्त्र में एक शाखा, कौन सी? समाजशास्त्र में एक शाखा, जिसे हम ज्ञान के समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ज्ञान के समाजशास्त्र की स्थापना व्यवस्थित एवं विस्तृत प्रकार से की है। किससे? किस प्रकार से? उनकी स्थापना जो है मेरे प्यारे दोस्त व्यवस्थित ढंग से और विस्तृत प्रकार से की है। इनका जन्म जो है 27 मार्च 1893 में, ठीक है, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा डेट, 27 मार्च 1893 ईस्वी में बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इन्होंने अपने सबसे प्रचलित पुस्तक आइडियोलॉजी एंड ऑटोपिया, क्या? आइडियोलॉजी एंड ऑटोपिया में ज्ञान के समाजशास्त्र की विस्तृत व्याख्या की है, ठीक है। इसमें की है आइडियोलॉजी एंड ऑटोपिया में मेरे प्यारे दोस्त इन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र की विस्तृत व्याख्या की है। इस प्रखर बुद्धि के महान विद्वान की मृत्यु जो है मेरे प्यारे दोस्त 9 जनवरी 1947 ईस्वी को लंदन के यूनाइटेड किंगडम में हो गई, ठीक है। कहाँ हुई थी? लंदन के यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी रही हैं, जिसमें से पहले का नाम आ जाता है एन इंट्रोडक्शन टू द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है। दूसरा आ जाता है आइडियोलॉजी एंड ऑटोपिया, ठीक है। इसके बारे में तो अभी हमने ऊपर पढ़ भी रखा है, तो दो पुस्तकों का नाम भी बता सकते हैं। इस प्रकार से आप कार्ल मैनहीम का संक्षिप्त जीवन परिचय दे सकते हैं। इसको थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, तो आराम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त यहीं पर आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि मैनहीम के ज्ञान के समाजशास्त्र के प्रकारों का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो कार्ल मैनहीम थे मेरे प्यारे दोस्त, इन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र के आधार पर इन्हें निम्न प्रकारों में इनका वर्णन किया है। पहला प्रकार उन्होंने बताया है संरचनात्मक, ठीक है। क्या? संरचनात्मक ज्ञान का
समाजशास्त्र, ठीक है, और दूसरा बताया है सांस्कृतिक ज्ञान का समाजशास्त्र। ये 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं। बात करते हैं उपयुक्त प्रकारों से। यह स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है मेरे प्यारे दोस्त, कि किसी व्यक्ति का चिंतन, व्यक्ति का जो कोई भी व्यक्ति हो उसका जो चिंतन होता है उसकी मानसिक संरचना पर आधारित होता है। मतलब जैसी उसकी मानसिक संरचना होगी उसी प्रकार का वो क्या करेगा मेरे प्यारे दोस्त, चिंतन करेगा। तथा समाज में कोई व्यक्ति सांस्कृतिकरण के माध्यम से जो कुछ सीखता है, मतलब कहते हैं समाज में रहता हुआ जो व्यक्ति है वो संस्कृतिकरण, मतलब हर समाज में अपनी अपनी, हर समाज की अपनी संस्कृति होती है, उस संस्कृतिकरण के माध्यम से जो कुछ भी सीखता है उसकी मनुष्य, ठीक है, उसकी मतलब जो मनुष्य है, मनुष्य की मानसिक संरचना वैसे ही हो जाती है। मतलब जिस समाज में वो रहेगा, जिस प्रकार से उसके समाज की संस्कृति होती है, तो जब उसका संस्कृतिकरण होगा तो जिस प्रकार से उस व्यक्ति के लोगों की मानसिक संरचना जिस प्रकार से होती है, ठीक उसी प्रकार से उस व्यक्ति की भी हो जाएगी। तथा उसी प्रकार से वह विषयों एवं वस्तुओं को समझने का प्रयास भी करता है, और ठीक उसी प्रकार से क्या करता है, विषयों और वस्तुओं को समझने का प्रयास भी करने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में जान सकते हैं, मैनहीन के ज्ञान के समाजशास्त्र के प्रकारों के बारे में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 5 मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है कि मैनहीम के आदर्श लोक को संक्षेप में समझाइए। मतलब मैनहीन का जो आदर्श लोक, मैनहीन ने जो आदर्श लोक के बारे में बात की है उसके बारे में आपको संक्षेप में बताना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहाँ पर लिखेंगे कि स्वप्न चिंतन एक सांस्कृतिक ज्ञान है। मतलब कह रहे हैं कि जब आप सपने में सोचना शुरू कर देते हैं, स्वप्न चिंतन जो होता है एक सांस्कृतिक ज्ञान होता है, जिसे हम भविष्य की दृष्टि से भी कह सकते हैं। मतलब कहते हैं क्या क्या कहते हैं कि इसे हम क्या कह सकते हैं, भविष्य की दृष्टि भी कह सकते हैं। मतलब आप कोई भी चीज़ अगर अपने मन में चिंतन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, स्वप्न में भी वही सारी चीज़ें देख रहे हैं और एक्चुअली में वही चीज़ें आके हो जाएं सामने कुछ दिन के बाद, तो वही आप कह सकते हैं कि ये हमारी जो है एक भविष्य दृष्टि के तरीके से हम इसको कह भी सकते हैं कि जो भविष्य में होने वाला है शायद उसका अनुमान आपको थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, इसका उल्लेख थॉमस मोर ने 1516 ईस्वी में अपनी पुस्तक यूटोपिया में किया था। किसमें किया था मेरे प्यारे दोस्त, 1516 में अपनी पुस्तक यूटोपिया में इसके बारे में थॉमस मोर जी ने कहा था। इसके पश्चात 1924 ईस्वी में लगभग एक शताब्दी के बाद कार्ल मैनहीन ने दार्शनिक और राजनीतिक चिंतन से हटकर समाजशास्त्रीय विश्लेषण में प्रयोग किया। मतलब कह रहे हैं कि पहली बार तो इसको हमने थॉमस मूर के द्वारा 1516 ईस्वी में उन्होंने, उनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था यूटोपिया, उसमें इन्होंने इसके बारे में चिंतन किया था। ठीक है, आदर्श लोक के बारे में। अब बाद में क्या हुआ कि जब लगभग एक शताब्दी बीता, एक शताब्दी से ऊपर ही बीता, जब बीता तो आप यहाँ पे 1924 में क्या हुआ कि जो आपके कार्ल मैनहीन जी थे, इन्होंने दार्शनिक और राजनीतिक चिंतन से थोड़ा हट करके समाजशास्त्रीय विश्लेषण में इसका प्रयोग किया। ठीक है, आगे लिखते हैं, मैनहीन का दृष्टि तर्क था कि वैचारिक या विचारधारा एक प्रकार की सामाजिक संस्कृति ज्ञान है जो न केवल समाज का बल्कि संसार का भी विश्लेषण करती है। मतलब उनका ये तर्क था, उनका दृढ़ तर्क था, मतलब उससे वो कभी हटने वाले नहीं थे। दृढ़ तर्क आप समझ सकते हैं, मतलब एकदम कन्फर्मेशन के साथ वो बताते थे कि जो आपकी वैचारिक या जो विचारधारा होती है वो एक प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, समाज से जुड़ी हुई जो संस्कृति होती है उसी का ज्ञान होता है जो ना केवल समाज बल्कि संसार का भी विश्लेषण करती है। मतलब कह रहे हैं जिस समाज में आप रह रहे हैं उसका तो विश्लेषण करती ही है, साथ में वो पूरे संसार का भी विश्लेषण करती है। ये आपके कौन बताते हैं, ये आपके मैनहीम जी बताते हैं तर्क देते हुए। ठीक है, आगे लिखते हैं कि मैनहीम के शब्दों में देखें मेरे प्यारे दोस्त, तो उन्होंने बताया है कि स्वप्न चिंतन ही परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। मतलब कह रहे हैं अगर स्वप्न चिंतन जो होता है यही क्या करता है, परिवर्तन का मार्ग जो है हमारे लिए खोलता है। अगर किसी के चीज़ के बारे में आप सपना नहीं देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, स्वप्न नहीं देखेंगे, किसी के बारे में चिंतन नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें आपके सामने भविष्य में कभी भी आने वाली नहीं हैं, कभी भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। आप पैदल चल रहे थे, आपको थकान महसूस हुई, आपने इमेजिन किया कोई
कोई ऐसी चीज़ होती जो हमको लेकर के चलती, और जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने में ज़्यादा दूर लेकर के चलती। तो आपने साइकिल का निर्माण किया, उससे आप क्या किए, साइकिल पे थोड़ा-थोड़ा मेहनत करते हैं और ज़्यादा दूर तक चलते हैं। फिर आपको लगा कि ये भी मेहनत ना करनी पड़े, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि हम केवल बैठे रहें और अपनी वो चलती रहे। तो फिर आपने मोटरसाइकिल की। अब मोटरसाइकिल पे आपको लगा कि इसमें जो है धूल, मिट्टी, हवा, ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, तो आपने और सुविधा के लिए 3-4 लोग साथ में चल सकें, 4-5 लोग साथ में चल सकें, तो इसके लिए आपने क्या किया, कार का निर्माण किया। तो ये जो स्वप्न होता है मेरे प्यारे दोस्त, स्वप्न चिंतन होता है, यही परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है, यही हमारे अंदर परिवर्तन लाता है। ठीक है? इन्होंने इसके 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो 4 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार बताया है सुखवादी, ठीक है, स्वप्न चिंतन, दूसरा रूढ़वादी स्वप्न चिंतन, तीसरा उदारवादी और चौथा आपका साम्यवादी साम्यवादी स्वप्न चिंतन। ये 4 प्रकार इन्होंने इसके बारे में बताया है। ठीक है? किसने बताया है? मैन हीम महोदय ने बताया है। तो आई होप ये आपका 5 नंबर प्रश्न भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं छठा नंबर प्रश्न के बारे में। तो छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त? आपसे पूछ रहा है कि घटना क्रिया विज्ञान को संक्षेप में बताइए। जो घटना क्रिया विज्ञान है उसके बारे में आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बताना है। तो आप लिख सकते हैं कि घटना क्रिया विज्ञान एक आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। मतलब कह रहे हैं जो ये घटना क्रिया विज्ञान है, ये आपका एक आधुनिक, आधुनिक का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मॉडर्न, जिसे हम मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, मतलब समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है। घटना क्रिया विज्ञान के प्रवर्तक एडम्ड, क्या मेरे प्यारे दोस्त, एडमंड, हाँ, एडमंड ह्यूल्सर, नहीं, ह्यूसरल, ठीक है, कौन, ह्यूसरल, एडमंड ह्यूसरल हैं। ठीक है, क्या हैं, घटना क्रिया विज्ञान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एडमंड ह्यूसलर जी माने जाते हैं। आगे आप लिखेंगे, यद्यपि इस उपागम के वास्तविक प्रवर्तक देखें तो आप क्या आते हैं, अल्फ्रेड सूटर्ज हैं। कौन है मेरे प्यारे दोस्त? अल्फ्रेड सूटर्ज जी हैं, क्योंकि जर्मन दार्शनिक ह्यूसलर ने सामाजिक यथार्थ से संबंधित अनेक विचारों का सृजन किया, किंतु वे इन विचारों को व्यवस्थित रूप ना दे सके। मतलब कह रहे हैं कि जो आपके ह्यूसलर जी जो थे, इन्होंने कई सारे प्रकार सामाजिक यथार्थ के संबंध में जो आपके दार्शनिक थे ह्यूसलर महोदय, इन्होंने सामाजिक यथार्थ से संबंधित कई सारे विचार प्रस्तुत किए, लेकिन इनके जो ये विचार थे मेरे प्यारे दोस्त, इसको इन्होंने व्यवस्थित ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। ह्यूसलर के शिष्य ऑस्ट्रिया के निवासी अल्फ्रेड सूटज ने अपने गुरु के विचार को व्यवस्थित किया, उन्हें घटना क्रिया विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। मतलब कह रहे हैं उन्हीं के एक शिष्य थे, कौन, ह्यूसलर जी के ही एक शिष्य थे जिनका नाम था अल्फ्रेड सूटज जी। उन्होंने क्या किया, उनके गुरु जी ने जो विचार दिया था, जो विचार के बारे में बताया था, उसी के ऊपर जो है उन्होंने थोड़ा और मेहनत की और उनको व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और आगे चल के उन्हें ही हमने घटना क्रिया के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, आगे मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि घटना क्रिया विज्ञान विशुद्ध रूप से दार्शनिक दृष्टिकोण को साथ लेकर के चलता है। ठीक है, मतलब बताते हैं कि जो घटना क्रिया विज्ञान है, ये आप विशुद्ध का मतलब आप सब समझ सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं हो सकती है। ये पूर्ण रूप से दार्शनिक दृष्टिकोण को साथ लेकर के चलता है तथा उपयोगितावाद को नकारता है। क्या करता है ये? उपयोगितावाद को नकारता है। घटना क्रिया विज्ञान कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि अध्ययन की एक पद्धति है। ठीक है, मतलब बताते हैं कि जो घटना क्रिया विज्ञान है, ये कोई विचारधारा नहीं है कि जिसको बस लिख दिया। ये अध्ययन करने की एक पद्धति है, जिसमें घटना का ज्यों का त्यों अध्ययन किया जाता है। मतलब जिस प्रकार की घटना हुई थी उसी प्रकार से उसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यही आपका क्रिया घटना क्रिया विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो पूछ रहा है कि घटना क्रिया विज्ञान शब्द के वास्तविक सृजनकर्ता कौन थे? मतलब कह रहे हैं जो घटना क्रिया विज्ञान है, इस शब्द के जो वास्तविक सृजनकर्ता थे, किसने पहली बार इसके बारे में जानकारी दी या इसका उपयोग किया या इस शब्द को जो है उन्होंने प्रस्तुत किया? तो बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आप लिखेंगे कि घटना क्रिया विज्ञान के वास्तविक सृजनकर्ता के रूप में एडम ह्यूसलर को माना जाता है। किसको माना जाता है मेरे प्यारे दोस्त? एडम ह्यूसलर जी को ही माना जाता है, उनके शिष्य को नहीं माना जाता है। ठीक है, उनके शिष्य को नहीं माना जाता है। एडमंड ह्यूसलर जी के जो शिष्य थे, जिन्होंने इसको व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया था, उनको नहीं माना जाता है, इन्हीं को माना जाता है। ह्यूसलर जो थे, ह्यूसलर ने जर्मन भाषा में लिखी अपनी पुस्तक आइडियाज इंट्रोडक्शन टू फेनोमोलॉजी,
फेनोमेनोलॉजी, ठीक है, में किया था, परंतु इन्होंने अपने विचार को व्यवस्थित रूप नहीं दिया था। मतलब कह रहे हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको हम आइडियाज़ कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू फेनोमेनोलॉजी के बारे में उन्होंने इसके बारे में बताया था, लेकिन इसको व्यवस्थित ढंग से नहीं दिया था। बस घटना क्रिया विज्ञान के बारे में अनेक विचार प्रस्तुत किया था, उन्होंने कई सारे विचार बता दिए थे। बाद में इनके शिष्य जो थे जिनका नाम था अल्फ्रेड सूटस जी, उन्होंने इसे व्यवस्थित रूप दिया और साथ ही साथ घटना क्रिया विज्ञान का आशय किसी भी सामाजिक घटना का ज्यों का त्यों या बिना परिवर्तन के अध्ययन करना है। मतलब लास्ट में आप ये कह सकते हैं कि जो घटना क्रिया विज्ञान होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसका आशय लेते हैं सामाजिक घटना, ठीक है, जो घटना क्रिया विज्ञान है मेरे प्यारे दोस्त, इसका आशय किसी भी जो सामाजिक घटना होती है उसका ज्यों का त्यों ही बगैर परिवर्तन के जब हम अध्ययन करते हैं वही आपका कहलाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 8वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 8वां नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि घटना क्रिया विज्ञान की परिभाषा बताइए। तो लिखेंगे घटना क्रिया विज्ञान के प्राकृतिक रूप से घटित किसी भी सामाजिक घटना का ज्यों का त्यों या बिना कुछ परिवर्तन किए उसके मूल अवस्था के अध्ययन करना होता है। मतलब बता रहे हैं कि जो घटना क्रिया विज्ञान होता है मेरे प्यारे दोस्त, इसके विज्ञान से हम क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से जो घटित होती हैं, जो भी घटनाएं प्राकृतिक रूप से घटित होती हैं, ठीक है, सामाजिक घटनाओं के बारे में बात करते हैं, वो ज्यों का त्यों ही हम क्या करते हैं, बिना किसी परिवर्तन के मूल अवस्था जो होती है उसी के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं वही आपका घटना क्रिया विज्ञान कहलाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं निम्न दी गई हैं। पहला आपका आ जाता है ह्यूसरल के अनुसार, देखें तो ह्यूसरल महोदय ने बताया है कि घटना क्रिया विज्ञान एक ऐसी विधा है जो व्यवस्थित रूप से आप प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है या स्वीकृति या स्वीकृत मानकों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, स्वीकृत मानकों को अस्वीकार करके उसमें व्यापक अर्थों को सामने लाती है। ठीक है, तो आप ये कौन कहते हैं, हुसलर महोदय जी कहते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपका जो है 8 नंबर प्रश्न भी क्लियर हो गया होता है। ठीक है, हो गया होगा। इसके बारे में थोड़ा और भी आप लिख देंगे। क्या लिख देंगे मेरे प्यारे दोस्त, लिख दीजिएगा कि अल्फ्रेड सूटस जी का मत भी है। उन्होंने भी क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि घटना क्रिया विज्ञान वस्तुओं में रुचि नहीं रखता है। मतलब कह रहे हैं किसी वस्तु में वो रुचि नहीं रखता है, अपितु उसके अर्थों में रखता है। मतलब उसका क्या अर्थ होता है उसके अंदर वो रुचि रखता है, अर्थों का निर्माण मस्तिष्क करता है। ये आपके कौन कहते हैं, अल्फ्रेड सूटस जी कहते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि लगभग 20-22 मिनट का वीडियो आपका बन चुका है और हो सकता है आपको भी थोड़ा बहुत उबन होने लगी हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स की बात की गई है। तो जब फैक्ट्स की बात की जाती है तो ज़्यादा देर तक हम किसी चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगला पार्ट आपके सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है, जो लगभग प्रश्न बचते हैं 2 से 3-4 पार्ट आपके आएंगे लगभग, तो तीनों चारों पार्टों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।